Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति के एक बेहद जरूरी अध्याय चैप्टर 81 मतलब इलेक्शन लॉस पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये विषय यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हम जानते ही हैं। आज का हमारा मकसद है भारतीय चुनाव प्रणाली की जो कानूनी बुनियाद है उसको समझना, मतलब संविधान में दिए गए प्रावधानों से लेकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स और जो हाल के चुनावी सुधार हुए हैं उन तक। देखेंगे कि कैसे ये कानून भारत के इतने बड़े लोकतंत्र को आकार देते हैं और इसे चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारा फोकस रहेगा जैसा आपने कहा संविधान के आर्टिकल 324 से 329 पर, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951, उनकी बारीकियां, डिलिमिटेशन प्रक्रिया मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कैसे होता है, फिर जो प्रमुख इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमिटीज रहीं उनके सुझाव क्या थे, और आखिर में वो जो काफी चर्चित रहता है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून। हाँ, वो तो हमेशा ही न्यूज में रहता है। तो चलिए भारत की चुनावी मशीनरी के इस कानूनी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक ढांचे की। यही है भारतीय चुनावों की आत्मा कह सकते हैं। संविधान का पार्ट 15 जिसमें आर्टिकल्स 324 से 329 शामिल है वो पूरी तरह से चुनावों को ही डेडिकेटेड है। इसमें भी आर्टिकल 324 सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की स्थापना करता है और ईसीआई के कंधों पर ही चुनावों के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल मतलब अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की भारी जिम्मेदारी है। यहीं पर यूपीएससी मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। जैसे 2018 के आसपास ईवीएम की चुनौतियों पर सवाल देखा था हमने, तो सवाल ये हो सकता है आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को जो शक्तियां मिली हैं वो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कहां तक कामयाब रही हैं, और हाल की जो चुनौतियां हैं जैसे ईवीएम की विश्वसनीयता या फिर धन बल का प्रभाव, उनका मूल्यांकन करें। अगर इसका एनालिसिस करें तो ईसीआई जो है वो लोकतंत्र के लिए एक फाउंडेशन है एक तरह से। इसकी शक्तियां बहुत वाइड हैं, चुनाव का शेड्यूल तय करने से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना और सबसे अहम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता लागू करना। इसने काफी हद तक भारत के चुनावों की जो क्रेडिबिलिटी है वो बनाए रखी है। लेकिन ये भी सच है कि चुनौतियां कम नहीं है। ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं, चुनावों में जो पैसा बहता है पानी की तरह वो एक मुद्दा है, और कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले ये सब लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। मतलब आर्टिकल 324 में स्वायत्ता तो दिखती है पर जमीन पर धन बल और नियमों को लागू करने में जो सीमित शक्ति है वो ईसीआई को कभी-कभी बिना दांतों वाला शेर जैसा महसूस करा सकती है। हाँ, और यही कुछ की प्रीलिम्स फैक्ट्स जानना जरूरी हो जाता है। ईसीआई की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। शुरू में ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, बस एक ही कमिश्नर, लेकिन 1989 में इसे मल्टी मेंबर बनाया गया और फिर 1993 से ये स्थायी रूप से 3 सदस्यीय है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अच्छा, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, और साथ ही आर्टिकल 325 ये पक्का करता है कि भाई वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 326 वो तो है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की गारंटी, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर 18 साल से ऊपर का नागरिक वोट दे सकता है। राइट। और ये भी जानना जरूरी है शायद कि आर्टिकल 327 संसद को शक्ति देता है चुनाव से जुड़े कानून बनाने की, और आर्टिकल 328 राज्य विधानमंडलों को, है ना? बिल्कुल। और आर्टिकल 329 जो है वो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर कुछ रोक लगाता है ताकि मतलब चुनावी प्रक्रिया बिना रुकावट चलती रहे। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, जैसा आपने पहले इशारा किया, क्या ईसीआई की शक्तियाँ खासकर वो आदर्श आचार संहिता लागू करने या धन बल को रोकने के मामले में वाकई काफी हैं?
अक्सर ये बहस होती है कि भाई ईसीआई के पास उल्लंघन करने वालों को सीधे सजा देने की पावर्स लिमिटेड है। हाँ, ये एक बड़ा डिबेट पॉइंट है। क्या ये इसकी इफेक्टिवनेस को कम नहीं करता? बिल्कुल सही सवाल है, और ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नींव तो रखते हैं, पर असली चैलेंज उनको जमीन पर उतारने में है, और यहीं पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स का रोल आता है। तो इस पहले हिस्से के मुख्य टेकअवेज क्या हैं? प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल्स 324 टू 329 का कोर आइडिया, ईसीआई की स्ट्रक्चर मतलब स्थापना 25 जैन 1950, 3 सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, वयस्क मताधिकार आर्ट 326, कानून बनाने की शक्ति आर्ट 327, 328 और कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक आर्ट 329। और मेंस के लिए ईसीआई की भूमिका और शक्तियां आर्टिकल 324, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में इसकी सफलता और लिमिटेशंस, और जो रीसेंट चैलेंजेस हैं ईवीएम, धन बल, एमसीसी एनफोर्समेंट वगैरह। चलो अब देखते हैं कि भाई संसद ने आर्टिकल 327 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करके कौन से अहम कानून बनाए हैं। इनमें 2 कानून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। हाँ, और अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये कंफ्यूजन आम है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आरपीए 1950 जो है वो चुनावी प्रक्रिया की तैयारी से जुड़ा है, मतलब ग्राउंड वर्क। इसमें मुख्य रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन मतलब उनकी सीमाएं तय करना, फिर वोटर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, और मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना, ये सब फाउंडेशनल चीजें इसमें आती हैं। अच्छा, तो ये चुनाव की जमीन तैयार करता है। बिल्कुल। जबकि आरपीए 1951 जो है वो एक्चुअल चुनाव कराने मतलब कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस पर फोकस करता है। यहीं पर असली एक्शन है। इसमें सांसदों और विधायकों की योग्यता और अयोग्यता मतलब क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, कौन चुनाव लड़ सकता है कौन नहीं, एग्जैक्टली। फिर चुनाव कराने की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चुनाव में होने वाले भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिसेस जैसे रिश्वत देना या धर्म जाति के नाम पे वोट मांगना, और चुनावी विवादों, इलेक्शन डिस्प्यूट्स का निपटारा कैसे होगा, ये सब इसमें शामिल है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जो अयोग्यता के आधार हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस, वो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो 2020 के आसपास करप्ट प्रैक्टिसेस पर डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े सवाल आए थे। तो एक संभावित प्रश्न बन सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के मुख्य आधार क्या हैं, और ये भी बताएं कि क्या ये प्रावधान राजनीति के अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने में इफेक्टिव रहे हैं। इसका एनालिसिस करें तो आरपीए 1951 का सेक्शन 8 जो है वो कई आधारों पर डिस्क्वालिफिकेशन तय करता है, जैसे कुछ गंभीर अपराधों में कम से कम 2 साल की सजा हो जाए, या सेक्शन 123 के तहत जो करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन की गई हैं उनमें दोषी पाया जाए, या फिर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई इंटरेस्ट हो या लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो। हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला भी बड़ा मुद्दा है। प्राधिकरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि दिक्कत यह है कि जब तक किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो जाती, कन्विक्शन नहीं हो जाता, तब तक वो चुनाव लड़ सकता है, भले ही उस पर कितने ही गंभीर आरोप क्यों न हो। ये एक बड़ी लूप होल है कह सकते हैं। और यहाँ कुछ स्पेसिफिक प्रीलिम्स फैक्ट्स नोट करने लायक हैं। आरपीए 1951 का सेक्शन 8, जैसा आपने कहा, वो कन्विक्शन पर डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा है। यहीं पर लिली थॉमस केस 2013 रेलेवेंट हो जाता है, जिसने कहा था सजा मिलते ही तुरंत अयोग्यता होगी। हाँ, हालांकि बाद में संसद ने उसे बदल दिया था। हाँ बिल्कुल। फिर सेक्शन 9 है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट होने पर डिस्क्वालिफिकेशन का। सेक्शन 9A है सरकारी कंपनियों में पद धारण करने से संबंधित। सेक्शन 10A ये भी इंपॉर्टेंट है, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर ना देने पर अयोग्यता। और सेक्शन 123 करप्ट प्रैक्टिसेस को डिटेल में बताता है, जैसे रिश्वत, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, धर्म, जाति, भाषा वगैरह के आधार पर वोट मांगना, शत्रुता फैलाना, बूथ कैप्चरिंग, ये सब। और ये भी याद रखना जरूरी है कि चुनावी याचिकाओं, इलेक्शन पेटिशंस का निपटारा हाई कोर्ट करता है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और वो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा है वो भी बार बार उठता है।
संविधान का आर्टिकल 102 और 191 भी इससे जुड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई एक स्पष्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, जिससे अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC ने सुझाव दिया था कि यह तय करने की शक्ति ECI को दी जानी चाहिए, संसद को नहीं। हाँ, ये सुझाव आया था, सही कहा। ये दिखाता है कि कानून होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो RPA एक्ट से जुड़े मुख्य बिंदु क्या हुए प्रीलिम्स के लिए? RPA 1950 सीट आवंटन, परिसीमन, वोटर लिस्ट वर्सेस RPA 1951 चुनाव संचालन, योग्यता, अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण, विवाद निपटारा। RPA 1951 के महत्वपूर्ण सेक्शंस 8, 9, 9A, 10A, 123, करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन, चुनावी विवाद निपटारा, HSC और लिली थॉमस केस का रेफरेंस। ठीक। और मेंस के लिए RPA 1951 के तहत अयोग्यता के आधार, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में इन कानूनों की इफेक्टिवनेस और लिमिटेशंस, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंट्रोवर्शियल मुद्दा और डेफिनेशन का अभाव। अब बात करते हैं परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की। ये प्रक्रिया एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य यानी 1 पर्सन, 1 वोट, 1 वैल्यू के सिद्धांत को पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हर चुनाव क्षेत्र की आबादी, पॉपुलेशन लगभग बराबर हो, ताकि हर वोट का वजन, वेटेज एक जैसा रहे। संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि हर सेंसस के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का रीएडजस्टमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, और ये काम करता है एक हाई पावर्ड बॉडी जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। इसे संसद डिलिमिटेशन एक्ट पास करके बनाती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो फाइनल होते हैं, उन्हें किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए ताकि चुनावी प्रक्रिया में डिले ना हो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट भी इसमें दखल नहीं दे सकता। पिछला परिसीमन डेलिमिटेशन एक्ट 2002 के आधार पर हुआ था, जिसमें 2001 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 84वां संविधान संशोधन 2001 ने लोकसभा और विधानसभाओं में राज्यों को जो सीटें आवंटित हैं, उनकी कुल संख्या को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए फ्रीज कर दिया है। हाँ, सीटों की संख्या फिक्स कर दी है। एग्जैक्टली। और 87वां संशोधन 2003 ने यह तय किया कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, 1991 की नहीं। तो मतलब सीटों की कुल संख्या तो फिक्स्ड है, पर राज्यों के भीतर सीटों का बंटवारा और उनकी बाउंड्री वो 2001 की जनगणना के हिसाब से बदली गई हैं। डिलिमिटेशन कमीशन में आमतौर पर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, चेयरपर्सन के तौर पर, साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जिस राज्य का परिसीमन हो रहा है वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शामिल होते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद वहां भी परिसीमन किया गया, ये भी एक रेलेवेंट पॉइंट है। बिल्कुल। तो परिसीमन से जुड़े की पॉइंट्स क्या हैं प्रीलिम्स के लिए? आर्टिकल 82 परिसीमन का आधार, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से गठन, स्ट्रक्चर, आदेश फाइनल, कोर्ट में चुनौती नहीं। आधार वर्ष 2001 जनगणना, सीटों की कुल संख्या पर रोक 2026 तक, और संबंधित संशोधन 84वां और 87वां। ठीक है। और मेंस के लिए परिसीमन का महत्व, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसकी प्रोसेस, आदेशों की फाइनैलिटी के पक्ष विपक्ष, और सीटों की संख्या फ्रीज करने के पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशंस। भारतीय चुनावों में सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समय के साथ चुनाव प्रणाली को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर और इफिशिएंट बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर सुधार जो है वो अलग-अलग कमिटीज की रिकमेंडेशंस पर आधारित रहे हैं, और यूपीएससी अक्सर इन समितियों और उनकी मुख्य सिफारिशों पर सवाल पूछता है। मेंस पर्सपेक्टिव से 2017 के आसपास ईसीआई के रिफॉर्म प्रपोजल्स पर सवाल आया था। तो एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है, भारत में चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशों पर चर्चा करें, और हाल के वर्षों में जो महत्वपूर्ण चुनावी सुधार लागू किए गए हैं वो जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित हुए हैं। इसका एनालिसिस देखें तो कई महत्वपूर्ण समितियां बनी हैं, जैसे तारकुंडे समिति 1974, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इंद्रजीत गुप्ता समिति
1998 लॉ कमीशन की 170 रिपोर्ट 1999, NCRWC 2002 और भी कई। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, और इनके सुझावों का दायरा भी बहुत बड़ा है। चुनाव खर्च पर लगाम लगाना, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का मुद्दा, ईवीएम्स का इस्तेमाल, राजनीति का अपराधीकरण रोकना, पेड न्यूज़ पर कंट्रोल, ईसीआई को और मजबूत करना वगैरह वगैरह। कुछ सुझाव माने गए, कुछ पर अभी भी बहस जारी है। चलिए, कुछ प्रमुख समितियों और उनकी खास सिफारिशों को प्रीलिम्स के नजरिए से देख लेते हैं जल्दी से। तारकुंडे समिति, जिसे जेपी समिति भी कहते हैं, 1974। इसने वोटिंग एज 21 से 18 करने का सुझाव दिया था, जो बाद में माना गया। चुनाव खर्च का हिसाब किताब रखने और ईसीआई को मल्टी मेंबर बनाने का सुझाव भी दिया। अच्छा। दिनेश गोस्वामी समिति, 1990। इसने ईवीएम्स के इस्तेमाल की सिफारिश की, डिस्क्वालिफिकेशन के नियमों को सख्त बनाने और बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने का सुझाव दिया। इंद्रजीत गुप्ता समिति, 1998। इसका मेन फोकस था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पर, ताकि पार्टियों की प्राइवेट डोनेशंस पर डिपेंडेंसी कम हो। ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, विधि आयोग रिपोर्ट 1999। इसने आरपीए एक्ट्स में काफी सारे बदलावों का सुझाव दिया, जिसमें सेक्शन 123(3) में संशोधन करके धर्म के नाम पर वोट मांगने को करप्ट प्रैक्टिस मानना शामिल था। और NCRWC 2002, इसने दल बदल कानून में सुधार, नेगेटिव वोटिंग का अधिकार और यहां तक कि कंपल्सरी वोटिंग जैसे सुझाव भी दिए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण सुधार जो लागू भी हुए हैं, उनकी बात करें तो 1996 से पहले सबसे बड़ा बदलाव था 61st अमेंडमेंट 1988, जिसने वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दी। ईवीएम्स का प्रयोग भी शुरू हुआ, पहले ट्रायल बेसिस पर, फिर व्यापक रूप से। बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ कानून 1989 भी इसी दौर में आया। हाँ, ये बड़े चेंजेस थे। 1996 के बाद कैंडिडेट्स के लिए अपनी एसेट्स, लाइबिलिटीज और क्रिमिनल बैकग्राउंड डिक्लेयर करना मैंडेटरी हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस 2002 और फिर आरपीए में संशोधन 2003 से हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले डोनेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश हुई, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, हालांकि वो अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। हाँ, हाल ही में। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा, आरपीए 1951 सेक 126 से 2009। 2013 में नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प आया और वीवीपैट्स, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑर्डर ट्रेल का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया। 2019 से तो सभी लोकसभा सीटों पर। ये सुधार जरूर इंपॉर्टेंट है। ईवीएम्स और वीवीपैट्स ने ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि उनकी रिलायबिलिटी पर सवाल भी उठते रहते हैं, जैसा मेंस पीवाईक्यूज में भी दिखता है। लेकिन धन बल और राजनीति का अपराधीकरण, ये अब भी नासूर बने हुए हैं। स्टेट फंडिंग का मुद्दा, जैसा इंद्रजीत गुप्ता समिति ने सुझाया था, वो आज भी कंट्रोवर्शियल है। हाँ, उस पर सहमति नहीं बन पाई है। क्या इससे वाकई ब्लैक मनी रुकेगा या ये सरकारी खजाने पर बोझ बनेगा? ये बड़ा सवाल है। तो चुनावी सुधारों से जुड़े की टेकअवेज क्या हुए प्रीलिम्स के लिए? प्रमुख समितियां तारकिंडे, गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता, लॉ कमीशन, NCRWC और उनकी मुख्य सिफारिशें। 61 संशोधन, मतदान आयु 18, ईवीएम, वीवीपैट्स, नोटा, एग्जिट पोल प्रतिबंध सेक 126 से संपत्ति आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा। ठीक। और मेंस के लिए चुनावी सुधारों की जरूरत क्यों है? प्रमुख समितियों की सिफारिशें, खासकर स्टेट फंडिंग, अपराधीकरण रोकना, जो सुधार लागू हुए उनका इवैल्यूएशन, जैसे ईवीएम, वीवीपीएटी, नोटा, और जो चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं, धन बल, अपराधीकरण, एनफोर्समेंट। और अब आते हैं भारतीय राजनीति के एक बेहद चर्चित और कंट्रोवर्शियल पहलू पर, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे 1985 में 52nd संविधान संशोधन के जरिए संविधान की 10वीं अनुसूची 10th स्केड्यूल के रूप में जोड़ा गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आयाराम गयाराम की राजनीति, मतलब विधायकों, सांसदों द्वारा बार बार पार्टी बदलने और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने की टेंडेंसी पर रोक लगाना। मेंस के लिए तो ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। सवाल अक्सर इस तरह बनता है, 10वीं अनुसूची के मेन प्रोविजंस क्या हैं? एनालिसिस करें कि क्या ये कानून पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकने और सरकार को स्टेबिलिटी देने के अपने घोषित उद्देश्य में सफल रहा है, और इसकी मेन क्रिटिसिज्म्स क्या हैं। एनालिसिस करें तो ये कानून कुछ ग्राउंड्स पर संसद या विधानमंडल के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करता है। पहला,
अगर कोई सदस्य वॉलंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। दूसरा, अगर वो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करें, मतलब पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करें या वोटिंग से गैर हाजिर रहे और पार्टी उसे 15 दिन में माफ ना करे। हाँ, व्हिप का उल्लंघन। तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए। और चौथा, अगर कोई नॉमिनेटेड सदस्य शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए। कानून का इरादा तो नेक था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना और हॉर्स ट्रेडिंग रोकना। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई पेच हैं, जैसा आपने कहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि 10वीं अनुसूची के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला सदन का पीठासीन अधिकारी, मतलब स्पीकर या चेयरमैन, करता है। राष्ट्रपति, गवर्नर या चुनाव आयोग नहीं। हाँ, यहीं से विवाद शुरू होता है। बिल्कुल। हालांकि किहोतो होलोहान बनाम ज़ैकेलहू 1992 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि स्पीकर का फैसला फाइनल नहीं है और इसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अच्छा, मतलब कोर्ट इसे देख सकता है। हाँ, लेकिन स्पीकर के फैसले लेने के बाद ही, प्रोसेस के दौरान नहीं। एक और बड़ा बदलाव आया 91 संशोधन अधिनियम 2003 से। इसने 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटा दिया। ये पैरा बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये कहता था कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य टूटकर अलग होते हैं, जिसे स्प्लिट कहते थे, तो उन पर दलबदल कानून लागू नहीं होगा। हाँ, वो 1/3 वाला रूल। हाँ, उसे हटा दिया गया क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा था। इसी 91 संशोधन ने केंद्र और राज्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज को सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक लिमिट कर दिया, कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर, ताकि मंत्री पद का लालच देकर दलबदल ना कराया जा सके। एग्जैक्टली। लेकिन इस कानून की आलोचना भी खूब होती है। सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म स्पीकर की भूमिका को लेकर है। चूंकि स्पीकर अक्सर रूलिंग पार्टी का होता है, उसकी इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठते हैं। कई बार देखा गया है कि स्पीकर दलबदल के मामलों पर फैसला लेने में बहुत डिले करते हैं। हाँ, सालों लग जाते हैं कभी-कभी। क्रिटिसिज्म ये है कि पार्टी व्हिप का दर विधायकों या सांसदों को अपनी कॉन्शियंस की आवाज या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की राय सदन में रखने से रोकता है। इससे डिबेट की क्वालिटी गिरती है। NCRWC ने तो सुझाव दिया था कि दल बदल के मामलों का फैसला राष्ट्रपति गवर्नर को चुनाव आयोग की सलाह पर करना चाहिए, स्पीकर को नहीं। तो दल बदल कानून के टेकअवेज क्या हैं प्रीलिम्स के लिए? 10वीं अनुसूची, 52वां संशोधन 1985, 91वां संशोधन 2003, डिस्क्वालिफिकेशन के आधार, वॉलंटरी मेंबरशिप त्यागना, व्हिप उल्लंघन, इंडिपेंडेंट नॉमिनेटेड का पार्टी ज्वाइन करना। फैसला कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। जुडिशियल रिव्यू की हो तो होलोहैन केस। स्प्लिट का प्रावधान हटाना, मंत्री परिषद का आकार सीमित होना 15%। ठीक है। और मेंस के लिए दल बदल कानून के ऑब्जेक्टिव्स, स्टेबिलिटी रोकना, हॉर्स ट्रेडिंग, प्रोविजंस, सक्सेस और फेलियर का इवैल्यूएशन, मेन क्रिटिसिज्म्स, स्पीकर की भूमिका, व्हिप से बहस पर असर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सुधार के सुझाव, ECI राष्ट्रपति की भूमिका। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? आज की चर्चा से ये साफ है कि भारतीय चुनाव कानून एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक फील्ड है। ये लगातार इवॉल्व हो रहा है ताकि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी रहें। संविधान ने एक ठोस आधार दिया, हाँ बिल्कुल, जिसे संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स के जरिए विस्तार दिया, और समय के साथ चुनावी सुधारों ने इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन की भूमिका, RPA 1950 और 1951 के प्रावधान, परिसीमन की प्रक्रिया और दल बदल विरोधी कानून, ये सब मिलकर भारत की विशाल और जटिल चुनावी प्रणाली का ताना बाना बुनते हैं। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए इन कानूनों की गहरी समझ, खासकर आर्टिकल्स 324, 329 और RPAs की बारीकियों की, वो बहुत जरूरी है। आज के विश्लेषण से मुख्य प्रीलिम्स टेकअवेज रहे आर्टिकल्स 324 टू 329, ECI, RPA 1950 वर्सेस 1951 के मेन टॉपिक्स, RPA 1951 के की सेक्शंस जैसे 8, 123, इंपॉर्टेंट कमिटीज तारकुंडे, गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता, 52nd और 91st संशोधन, किहोटो होलोहान केस और EVM, VVPAT, नोटा जैसी टर्म्स।
और मेंस के लिए मुख्य एनालिटिकल पॉइंट्स हैं ECI की ऑटोनॉमी वर्सेस चैलेंजेस, RPA के तहत डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मुद्दा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत, उनका असर और लिमिटेशंस, और दल-बदल कानून का क्रिटिकल इवैल्यूएशन, खासकर स्पीकर की भूमिका के संदर्भ में। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है और डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत सूचनाएं एक बड़ी चुनौती बन रही हैं, तो भविष्य में इलेक्टोरल इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए हमें किस तरह के नए कानूनी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी? ये बहुत रिलेवेंट सवाल है। क्या रिमोट वोटिंग या ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी भारतीय चुनावों का भविष्य हो सकती हैं? और अगर हाँ, तो इनके पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स क्या होंगे? सोचने के लिए एक दिलचस्प पहलू है यकीनन। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.